वालेकुम सलाम। सर क्लास है? जी क्लास कौन सी डिपार्ट से? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। अदनान हसन, काइंडली रोल कॉल प्लीज। अदनान हसन, प्रेजेंट सर। अफरीन शिरफान, Present, sir. अहमद मुजतबा, प्रेजेंट सर। अली हसन, अली हसन, अक्सा खुर्शीद, अरफा अबरार, अरफा अबरार, अरसलान अली, प्रेजेंट सर। अशान अली, प्रेजेंट सर। बिलाल ताज, बिलाल ताज, बुशरा अशरफ, फहमीना मुमताज, फहमीना मुमताज, फारिया शफीक, फारिया शफीक, Femina Mumtaz present, sir. हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा, हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा, हाफिज ज़ीशान अली, हाफिज ज़ीशान अली, हमजा अयूब, हमजा अयूब, हुमा इमरान, Present, sir. जहांजेब, प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, खंसा अहमद, Present. किंजा खालिद, Present, sir. लाइबा इकबाल, Present, sir. लियाकत, लियाकत, महक खालिद, महक खालिद, मुबशरा यासीन, मुबशरा यासीन, मोहम्मद उमर, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद बस्साम, यस सर। मोहम्मद अहमद रामिन, मोहम्मद अहमद रामिन,
Present, sir. मोहम्मद आरिफ, Present, sir. मोहम्मद दाऊद, Present, sir. मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान वकील, Yes, sir. Present, sir. ये प्रेजेंट कौन हो गया है? इरफान है, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद सुहैल, Present, sir. मोहम्मद वकास, Present, sir. मुनज़्ज़ा शहजादी, मुनज़्ज़ा शहजादी, नासिर सुल्तान, नासिर सुल्तान, निदा सत्तार, निदा सत्तार, निमरा रियाज, Yes, sir. राबिया शाहिद, Present, sir. सादिया कयूम, सादिया कयूम, Present, sir. समरा नसीर, Present, sir. शाहजेब जमान, Yes, sir. Present. शुएब असलम, Present, sir. सैयद गौस मेरन, Present, sir. तौकीर अहमद, तौकीर अहमद, तौसीक हैदर, Present, sir. उस्मान सफदर, उस्मान सफदर, वजिया मकबूल, Present, sir. जी अब वो स्टूडेंट नाम सुनना जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अली हसन, अरफा अबरार, Present. बिलाल ताज, फहमीना मुमताज, Present. फारिया शफीक, हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा, हाफिज दिशान अली, हाफिज दिशान अली, हमजा यूब, Yes. खालिद हुसैन, लियाकत, मैं खालिद, Present. मैं खालिद, Present. मैं खालिद आपका नाम Yes, sir. या महक खालिद है? सर वो मैंने अपने सिस्टर के मोबाइल से कनेक्ट किया क्लास। मेरा मोबाइल की बैटरी लो थी। मुबशरा यासीन, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शोएब, मुनज़्ज़ा शहजादी, नासिर सुल्तान, निदा सत्तार, तौकीर अहमद,
उस्मान सफदर। जी आज आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ जो है बल्कि ईद के बाद कम होना शुरू हो गई है, क्या वजह है? आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ ईद के बाद कम हो चुकी है। सर पता नहीं। और ये याद रखना कि आप लोगों के टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 7 हैं और आप लोगों का फाइनल जो है वो 7 चैप्टर में से ही बनेगा, उसमें कोई चॉइस काम नहीं। सर काम नहीं होगा, ये पहले 2 चैप्टर मिड वाले भी इंक्लूड होंगे? उसमें से जस्ट जो पोर्शन है वेटेज है वो कम होती है, वो एक्सक्लूड नहीं होती। सर और यूनिवर्सिटी आप कब ओपन हो रही है? सॉरी किन सर? यूनिवर्सिटी कब ओपन हो रही है? 23 मई से? यूनिवर्सिटी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि किस वक्त ओपन हो रही है, लेकिन फैकल्टी जो है वो आ रही है। ओके अगर आपको कोई भी इशू है तो आप लोगों को टीचर से डिस्कस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी आप। ओके, थैंक यू सर। सर पेपर ऑनलाइन होंगे? अभी टाइम आने दें, उसके बाद फिर पता चल जाएगा जिस वक्त टाइम आएगा। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो क्या था कि जिस वक्त आप लोग सोल्यूशन बनाते हो तो उस दौरान बाज रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जिस वक्त आप लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, और बाज सोल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। वो वाले रिएक्शन सोल्यूशन जिसके दौरान सोल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में अब्जॉर्ब होती है उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और वो वाले सोल्यूशन जिनके फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी या हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है उनको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और ये आप लोगों को पता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो वाले रिएक्शन होते हैं जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू आप लोगों के पास नेगेटिव फॉर्म में हासिल हो, और वो वाले रिएक्शन जिसमें डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू आप लोगों के पास पॉजिटिव फॉर्म में हासिल होती है, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो। और आप लोगों को ये भी पता है कि जिस वक्त आप लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और वो डिपेंड करता है कि जिस वक्त आप लोग सोल्यूशन फॉर्मेशन करते हो तो उस कंडीशन में फेज जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है या गैस से लिक्विड फेज में ट्रांसफर हो रहा है या फिर लिक्विड से सॉलिड फेज में ट्रांसफर होता है। अगर सॉल्यूशन का फेज जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनका यानी कि लो इंट्रोपी से हाई इंट्रोपी की तरफ शिफ्ट होगा, वो वाले सॉल्यूशन जिसके दौरान आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में इंट्रोपी की वैल्यू प्लस में होगी, क्योंकि आप लोग जब भी जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, इसके साथ डेल्टा
एस की वैल्यू गिवन होनी चाहिए और उसके साथ टेम्परेचर की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। और इस टेबल में आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो भी गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो भी गिवन है, और डेल्टा एस जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है। जस्ट आप लोगों ने इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है, और अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू प्लस फॉर्म में हासिल होगी, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में हासिल होती है, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूट के दरमियान से और सॉल्वेंट के दरमियान से इंटरेक्शन जो है वो कम या खत्म होती है, लेकिन न्यू इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जनरेट होती है। सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट पार्टिकल को हर डायरेक्शन से सराउंड करता है, घेरे होता है जिस वक्त सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के पार्टिकल को हर डायरेक्शन से घेरे होता है, सराउंड किए होता है, ताकि सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन ना हो सके। जिस तरह हमने लास्ट टाइम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल स्टडी की थी, ये आप लोगों के सामने है। इसमें अपने पास क्लोराइड आयन सॉल्यूट है जिसको वाटर मॉलिक्यूल ने हर डायरेक्शन से घेरा, और इस सराउंडिंग की वजह से ये क्लोराइड आयन सोडियम आयन को इंटरेक्ट नहीं कर पाता। इसी तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल या पार्टिकल को या आयन को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की मदद से सराउंड किए होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। और अगर आप लोग ये सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इनको रिमूव करते हो, रिमूव करने का मतलब है कि आप लोग सॉल्वेंट की अमाउंट को कम करते हो, तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो सॉल्यूट को घेरे होते हैं उनकी अमाउंट कम होती है, और जिस वक्त ये मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो उस कंडीशन में सॉल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, और जिस वक्त सॉल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होगी तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट के साथ कंबाइन होकर लार्ज प्रोडक्ट बनाता है। अगर आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर ही बनना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेस को जिसके जरिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को सराउंड किए होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं। और अगर हम सॉल्यूशन बनाते वक्त सॉल्वेंट वाटर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहेंगे। वो अमल जिसके जरिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को सराउंड करते हैं, घेरे होते हैं, उसको हम सॉल्वेशन का नाम देते हैं। और अगर हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल हो तो उस कंडीशन में हम उसका नाम हाइड्रेशन कहते हैं। और आप लोगों को ये पता है कि जब भी आप लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को मिक्सअप करते हो तो उस कंडीशन में जो ओल्ड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो खत्म या मिनिमम होती है, लेकिन और न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होती है।
वो इंथैल्पी या वो हीट जो रिक्वायर होती है, यहाँ पर आप लोगों के पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें आप लोगों के पास तीनों इंटरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ये वाली वो एनर्जी है जो रिक्वायर है कि आप लोग सॉल्वेंट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को खत्म या कम कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जिस एनर्जी की जरूरत होती है, उसको हम इस इक्वेशन में डेल्टा H1 से इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान हम सॉल्वेंट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम या खत्म करते हैं, तो इसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। इसका मतलब है इस कंडीशन में सिस्टम एनर्जी को सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम इसको एंडोथर्मिक कहेंगे। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा H1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, प्लस फॉर्म में होगी। इसके साथ जिस वक्त आप लोग सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम या ख़त्म करने के लिए जो एनर्जी आप लोगों को चाहिए होती है, उसको हम डेल्टा H2 से इंडिकेट कर रहे हैं। अब क्योंकि इसमें भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम या ख़त्म करने के लिए एनर्जी जो है वो एनर्जी की ज़रूरत है, तो इस दौरान भी सिस्टम जो है एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और इस कंडीशन में हम इसको भी एंडोथर्मिक कहेंगे। और इस कंडीशन में भी डेल्टा H2 की वैल्यू प्लस फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल हो, यानी कि इस कंडीशन में भी आप लोगों के पास प्लस फॉर्म में वैल्यू हासिल होती है, और इस कंडीशन में भी जिस वक्त आप लोग सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम या खत्म करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, जिसकी वजह से एंथैल्पी चेंज की वैल्यू प्लस फॉर्म में हासिल होती है। और डेल्टा H3 जो है वो एंथैल्पी चेंज है जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती है। अब इस कंडीशन में सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती हैं, और उस कंडीशन में वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस वजह से ये एनर्जी को रिलीज करता है। जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब है कि डेल्टा H3 की वैल्यू आप लोगों के पास नेगेटिव फॉर्म में हासिल है। अगर आप लोग इन तीनों वैल्यूज को डेल्टा H की वैल्यूज का सम लेते हो, सम लेने के बाद अगर आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है प्लस फॉर्म, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान सॉल्यूशन सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है, और उस कंडीशन में सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। और अगर आप लोगों के पास इन तीनों एंथैल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में हासिल, तो इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग सॉल्यूशन बना रहे हो, उस कंडीशन में एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो, और उस कंडीशन में सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक कहलाए। और उस कंडीशन में ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी, और इन दोनों का सम जो है वो स्मॉल होगा। उस कंडीशन में आप लोगों के पास नेगेटिव फॉर्म में वैल्यू हासिल हो। इसके साथ यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ की पिक्चर की फॉर्म में आप लोगों को शो किया हुआ है कि किस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो किस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होगी सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान, और किस कंडीशन में एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी ज्यादा हो,
और जो सोल्यूशन आप लोगों के पास हासिल होता है उसकी एनर्जी कम हो, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब है कि सोल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान सिस्टम एनर्जी को सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रहा है, और जिस वक्त सिस्टम सराउंडिंग में एनर्जी को ट्रांसफर करता है उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि सल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी कम हो और सॉल्यूशन की एनर्जी ज्यादा हासिल हो, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान सॉल्यूशन जो है, सिस्टम जो है, वो सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और जिस वक्त सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तो हम इसको एंडोथर्मिक कहेंगे। बेसिकली हम सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी को हम कंपेयर करते हैं। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी ज्यादा है और सॉल्यूशन की एनर्जी कम है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी कम है और सॉल्यूशन की एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी जो है सिस्टम सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करेगा। ये चीज क्लियर है कि किस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक होगा, किस कंडीशन में ये एक्सोथर्मिक होगा। यस जी, सर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जब भी सिस्टम की इंथैल्पी चेंज या एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? जी अल्फा बराबर अल्फा बराबर वजिया मकबूल, यस सर। वजिया ये बताएं कि एंट्रोपी होती क्या है? सर एंट्रोपी बेसिकली हम इससे थर्मल एनर्जी को मेजर करते हैं और यूनिट टेम्परेचर का जो यूनिट है उसको मेजर करते हैं। बस सर इसके अलावा हम इससे मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस को भी सिस्टम के उसको मेजर कर सकते हैं। एंट्रोपी बेसिकली मॉलिक्यूल की रैंडमनेस को कहते हैं कि मॉलिक्यूल के दरमियान कितना डिसऑर्डर, मॉलिक्यूल कितनी अपनी मर्जी करते हैं। जिस तरह आपको क्लास जो है वो अपनी मर्जी करती है ना, और अपनी मर्जी से कभी मिड का जो है वो अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट रख लेते हैं, अपनी मर्जी से वाइवा दे देते हैं, अपनी मर्जी से जो है वो पेपर के कहने शुरू कर देते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान कितनी रेंडमनेस है, कितनी अपनी मर्जी करते हैं, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी की वजह से बिगाड़ पैदा होता है सिस्टम के अंदर। और बिगाड़ किस वक्त पैदा होगा? जिस वक्त सिस्टम को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह कहते हैं ना किसी इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो मगरूर हो जाता है, इसी तरह मॉलिक्यूल जो है जिस वक्त एनर्जी को हासिल करते हैं तो वो भी मगरूर हो जाते हैं, वो भी फिर अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं। सर जी ये तो फिर अगर हम उनको मतलब किसी भी चीज को अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ती है, तो उस वजह से एंट्रोपी बढ़ती है। मतलब उनका बिगाड़ जो होता है वो आपस बढ़ जाता है उसका साइज, मतलब तो इस एंट्रोपी बढ़ती है इस तरह। तो जैसा दोबारा से क्या पूछा है?
सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि फिर तो अगर हम किसी भी चीज को अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उससे फिर जो एटम है उसके तो उनकी जो रैंडम मोशन है मतलब वो बढ़ जाती है, तो इससे फिर वो उसमें उस चीज में बिगाड़ ज्यादा आ जाता है, तो एंट्रोपी बढ़ती है फिर इससे, जी मतलब बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये तो। बिल्कुल ठीक है। एंट्रोपी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में जितनी वो एनर्जी को हासिल करेगा, जितना इंसान के पास पैसा ज्यादा आएगा, उतना ही फिर वो दूसरे लोगों को वेटेज कम देगा और अपनी मर्जी करना शुरू कर देगा। सर जी फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर डोमिनेट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद है कि वो वाली कंडीशन के जिस वक्त आप लोगों के पास सल्यूट की वैल्यू प्लस फॉर्म में हो, स्मॉल प्लस फॉर्म में हो या लार्ज प्लस फॉर्म में हो, इसी तरह सॉल्वेंट की एंथैल्पी चेंज वैल्यू जो है वो भी स्मॉल पॉजिटिव में हो या लार्ज पॉजिटिव में हो, उसके बारे में आप लोग आसानी से कैलकुलेशन के जरिए बता सकते हो किस कंडीशन में सोल्यूशन बनेगा और किस कंडीशन में सोल्यूशन नहीं बनेगा। अगर आप लोगों के पास डेल्टा H1 यानी कि सॉल्वेंट की एनर्जी को इंट्रैक्शन को कम करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज की रिक्वायरमेंट है वो लार्ज पॉजिटिव फॉर्म में हासिल हो और सल्यूट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसको खत्म या कम करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हासिल है होती है वो भी लार्ज पॉजिटिव फॉर्म में हासिल है। और अगर इंथैल्पी चेंज H3 की वैल्यू लार्ज नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन की एनर्जी जो है या तो स्मॉल पॉजिटिव फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होगी या फिर स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी। और जिस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूशन की एनर्जी स्मॉल पॉजिटिव फॉर्म में या स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में हासिल होती है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन बनेगा। और अगर आप लोगों के पास इसकी वैल्यू लार्ज पॉजिटिव फॉर्म में हासिल होगी तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगर आप लोगों के पास सॉल्यूशन एंथैल्पी चेंज की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव फॉर्म में या स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि स्मॉल पॉजिटिव और स्मॉल नेगेटिव का मतलब है कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान स्लाइटली एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग में रिलीज कर सकता है या सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से स्लाइटली एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है और उस कंडीशन में सॉल्यूशन बन सकता है। और अगर आप लोगों के पास सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज की वैल्यू लार्ज प्लस फॉर्म में हासिल होती है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। और अगर आप लोग इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट हो सकता है सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाए, ये भी हो सकता है कि सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाए, ये भी हो सकता है सल्यूट मॉलिक्यूल ही आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं अगर आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज H1 की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव में हो और सल्यूट की एंथैल्पी चेंज वैल्यू लार्ज पॉजिटिव में हो और सल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंट्रैक्शन है उसकी वजह से जो एंथैल्पी चेंज वैल्यू हासिल होती है वो स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज लार्ज पॉजिटिव फॉर्म में हासिल होगी। और जिस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज वैल्यू लार्ज पॉजिटिव फॉर्म में हासिल होगी तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं बनेगा।
इसी तरह अगर आप लोगों के पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो इंट्रैक्शन है उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हासिल होती है वो लार्ज पॉजिटिव में हो, और सल्यूट की एंथैल्पी चेंज वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव में हो, और सॉल्वेंट सल्यूट की एंथैल्पी चेंज वैल्यू स्मॉल नेगेटिव में हो, तो उस कंडीशन में भी सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज लार्ज पॉजिटिव फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होगी, और उस कंडीशन में भी सॉल्यूशन नहीं बनेगी। सॉल्यूशन उसी वक्त बनेगा जिस वक्त सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज की वैल्यू या तो स्मॉल पॉजिटिव फॉर्म में हो या स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में। उस कंडीशन में ही सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो सकती है, अदरवाइज सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं होगी। और आप लोगों को पता है कि जब भी हम सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो सल्यूट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना शुरू करता है। ये कभी नहीं होता कि आप लोगों ने सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है और ऐड करने पर फौरन ही वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो। अगर आप लोगों के पास 1 लीटर वाटर हो और आप लोग उसमें हाफ केजी चीनी ऐड करते हो, तो चीनी जो है वो फौरन से डिसॉल्व नहीं होती। चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होती है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता सल्यूट के मॉलिक्यूल को सराउंड करते हैं, और जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन का नाम देते हैं। जिस दौरान सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा उसको हम डिसोल्यूशन का नाम देते हैं। इसके इनवर्स सल्यूट जो है सल्यूट के साथ भी कंबाइन हो सकता है। जिस वक्त सल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर सॉलिड प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में सल्यूट के मॉलिक्यूल जो हैं वो सल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर सॉलिड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। और ये 2 तरह से हो सकता है। एक, आप लोग सॉल्वेंट की अमाउंट को रिमूव कर दो सॉल्यूशन में से, उस कंडीशन में सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है और सल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल होना शुरू हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप लोग टेम्परेचर को कम कर दो। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को कम करोगे तो उस कंडीशन में भी सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल होना कम शुरू हो जाता है, यानी कि सल्यूट की सॉल्वेंट में सल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि या तो हम सॉल्वेंट की अमाउंट को कम करते हैं तो उस कंडीशन में सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है, या फिर अगर आप लोग टेम्परेचर को लो करते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है। और जिस वक्त सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होगी तो आप लोगों के पास सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो हासिल होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली हम सॉल्यूशन को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के निस्बत बहुत ही कम होती है, यानी ये कह लो कि स्लाइटली अमाउंट सल्यूट की हो और लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट की हो, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर हम सल्यूट की अमाउंट उससे ज्यादा यूज करते हैं जो आप लोगों ने पहले यूज की थी, सपोज आप लोगों के पास आप लोग वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं। अगर आप लोग
1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हो और इसको आप लोग डिजॉल्व करते हो वाटर के अंदर, और वाटर का जो वैल्यू है वो 1 लीटर। और दूसरा सॉल्यूशन आप लोग बनाते हो जिसमें आप लोगों ने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड यूज करना है और इसको आप लोगों ने 1 लीटर वाटर में ही डिजॉल्व करना है। अब पहले वाले सॉल्यूशन की निस्बत सेकेंड सॉल्यूशन में सल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, और जिस सॉल्यूशन में सल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और जिस सॉल्यूशन में सल्यूट की अमाउंट कम होगी उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है पहले वाला सॉल्यूशन जिसमें हमने 1 लीटर वाटर में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड किया था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और सेकंड सॉल्यूशन जिसमें हमने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया है तो वो वाला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद हम सॉल्यूशन को फर्दर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिवाइड करते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में सल्यूट की अमाउंट रूम टेम्परेचर पर मजीद डिसॉल्व हो सकती है। तो आप लोगों ने 1 लीटर में वाटर को ऐड किया है, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को ऐड किया है, तो आपके पास एक सॉल्यूशन बना। उसमें अगर आप लोग फिर मजीद 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हो तो वो भी उसमें वाटर के अंदर जो आप लोगों ने पहले सॉल्यूशन बनाया है उसमें डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद फिर आप लोग मजीद 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हो तो वो भी सल्यूबल हो जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की मजीद अमाउंट सल्यूबल हो सके उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रूम टेम्परेचर पर मजीद सल्यूट की अमाउंट डिसॉल्व ना हो सके उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि हर सॉल्वेंट की एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक वो सल्यूट को सल्यूबल कर सकता है। अगर हम इससे ज्यादा अमाउंट सल्यूट की यूज करते हैं रूम टेम्परेचर पर तो सल्यूट सॉल्वेंट जो है उसमें से अपनी लिमिट तक सल्यूट को सल्यूबल करेगा, बाकी सल्यूट की अमाउंट सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन में मौजूद रहेगी। तो ऐसी कंडीशन जिस पर सल्यूट की मजीद अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना हो सके उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों के पास जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हासिल हुआ, अगर आप लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सल्यूट की अमाउंट मजीद सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना शुरू कर देती है। उसके बाद फिर आप लोग वो मजीद सल्यूट की अमाउंट ऐड करते हो वो भी डिसॉल्व हो जाती है, हत्ता कि आप लोगों के पास हाई टेम्परेचर पर एक स्टेज दोबारा से हासिल होगी जिस वक्त सल्यूट की मजीद अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगी, और उस कंडीशन में सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। हाई टेम्परेचर पर सल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होती है उसके रिजल्ट में जो हमारे पास सॉल्यूशन हासिल होगा उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास पिक्चर के जरिए शो किया हुआ है कि किस तरह आप लोगों के पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, किस वक्त आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, किस वक्त आप लोगों के पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, और किस कंडीशन में सल्यूट के साथ इंटरेक्ट करके सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले
पिक्चर जिसको ए का नाम दिया हुआ है, इसमें आप लोगों के पास इनिशियली सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट को ऐड करते हो तो सल्यूट की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। और ये इनिशियल स्टेज में जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, क्योंकि इस दौरान सल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहे हैं। और आप लोगों के पास रूम टेम्परेचर पर एक स्टेज हासिल होती है जिस वक्त सॉल्यूशन में सल्यूट की अमाउंट डिजॉल्व होना बंद कर देती है। तो उस कंडीशन में हम उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर सल्यूट की अगर आप लोग मजीद अमाउंट ऐड करते हो तो वो भी सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर बाकी बच जाता है वो भी सल्यूबल होना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त ये कंप्लीट सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा उसके रिजल्ट में हमारे पास जो सॉल्यूशन हासिल होता है उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप लोगों के पास सॉलिड सल्यूट मौजूद नहीं होता। इसके बाद अगर आप लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर लो करते हो तो उस कंडीशन में दोबारा से मॉलिक्यूल या सल्यूट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जिस वक्त सल्यूट दोबारा से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉलिड सल्यूट जो है वो दोबारा से हासिल होना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेस को जिस दौरान आप लोगों के पास सल्यूट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर सॉलिड प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। उस कंडीशन में सल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन होते हैं। और अगर आप लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड मटेरियल ऐड कर देते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट या सॉलिड प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड के साथ आप लोगों के पास हासिल होगा। और अगर आप लोग जस्ट टेम्परेचर को लो करते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट जो है वो एक दूसरे के साथ कम स्पीड के साथ सॉलिड प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर आप लोगों के पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हासिल हुआ है, अगर आप लोग उसका टेम्परेचर लो नहीं करते, लेकिन अगर आप लोग उसमें से सॉल्वेंट की अमाउंट को कम कर देते हो तो तब भी आप लोगों के पास सल्यूट के मॉलिक्यूल सल्यूट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और उस कंडीशन में भी सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड प्रोडक्ट हासिल होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से हम सल्यूट को प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास डिफरेंट सल्यूट मौजूद हैं, डिफरेंट इम्प्योरिटी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच होंगे। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास सेम कलर की क्रिस्टल हासिल होगी। अगर दो डिफरेंट कलर की क्रिस्टल हासिल होती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के सल्यूट में कुछ इम्प्योरिटी मौजूद है। आप लोगों के सॉल्यूशन में सल्यूट एक नहीं है, एक से ज्यादा है।
और वो स्टेज जिस स्टेज पर सल्यूट जो है सॉल्वेंट के साथ कंबाइन होकर सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है, और इसके इनवर्स में सल्यूट के साथ कंबाइन होकर सॉलिड प्रोडक्ट बनाता है, उस स्टेज को हम, उस पोजीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। कि वो वाली स्टेज जिसमें सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व भी हो रहा है, और उसी रेट के साथ सल्यूट जो है वो सल्यूट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर सॉलिड प्रोडक्ट भी बना रहा है, तो उस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। जी किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सोल्यूशन जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। और जब भी हम जो भी मॉलिक्यूल या सल्यूट को आप लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो वो या तो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है। इसके साथ ये भी हो सकता है कि जिस सल्यूट को आप लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो उसका एक पार्ट पोलर हो और एक पार्ट जो है वो नॉन पोलर। पोलर का मतलब है कि उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। नॉन पोलर का मतलब है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिसमें पोलर पार्ट भी होता है, इसके साथ नॉन पोलर पार्ट भी होता है। पोलर पार्ट जो है वो पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, और नॉन पोलर पार्ट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ही इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि नॉन पोलर सल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और पोलर सल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। मॉलिक्यूल का पोलर पार्ट जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो वाटर को इंटरेक्ट कर सकता है, और उस पार्ट को हम हाइड्रोफिलिक नेचर कहते हैं या हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो वाटर को इंटरेक्ट कर सकता है उसको हम हाइड्रोफिलिक का नाम देते हैं, और मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो वाटर को रिपेल करता है उसको हम हाइड्रोफोबिक का नाम देते हैं। जिस तरह अगर आप लोगों के पास एग्जांपल है एथेनॉल, CH3 CH2। ये दोबारा बता दें। यही चीज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल एथेनॉल है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसका कौन सा पार्ट पोलर है और कौन सा पार्ट नॉन पोलर। यानी पोलर पार्ट वो होगा जिस पार्ट पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और नॉन पोलर वो पार्ट होगा जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं कि लेफ्ट साइड का जो पहला पार्ट है वो CH3। अब CH3 में कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम है, और जिस वक्त हम इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करते हैं तो वो वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वैल्यू जो है वो लेस देन 0.4 वैल्यू से लेस होती है। इसका मतलब है कि एथेनॉल का ये वाला पार्ट है वो नॉन पोलर,
नॉन पोलर। इसके बाद हम सेकंड पार्ट को देखते हैं जो CH2 पर कन्वर्ट करता है। अब इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब है कि इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन की जिस वक्त हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू लेस देन 0.4 वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि एथेनॉल का ये पार्ट जो है वो भी नॉन पोलर है। और जिस वक्त हम OH की बात करते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 0.4 वैल्यू। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है वो पोलर इन नेचर। अब ये पार्ट जो ओवरऑल है ये नॉन पोलर है और ये वाला पार्ट जो है वो पोलर। और अगर हम इस मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में ये पोलर पार्ट जो है वो वाटर को इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ अट्रैक्शन करेगा। OH वाली साइड जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा और इस पार्ट को, एथेनॉल के इस पार्ट को हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है उसको हम हाइड्रोफिलिक का नाम देते हैं। और मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, जो नॉन पोलर है, जो वाटर को रिपेल करता है, उसको हम हाइड्रोफोबिक का नाम देते हैं। जिस तरह एथेनॉल में CH2 जो पार्ट है वो नॉन पोलर है, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। और जिस वक्त ये वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा इसका मतलब है वाटर को रिपेल करेगा, तो इस कंडीशन में हम इस पार्ट को हाइड्रोफोबिक का नाम देते हैं। बाद ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिसमें पार्शियल पॉजिटिव कंटेनिंग पार्ट और पार्शियल नेगेटिव कंटेनिंग पार्ट भी होते हैं और इसके साथ नॉन पोलर पार्ट भी मौजूद होते हैं। तो उस पार्ट को जो वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और वो पार्ट जो वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता उसको हम हाइड्रोफोबिक का नाम देते हैं। तो ये चीज क्लियर है कि कौन सा पार्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक होगा और कौन सा पार्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक होगा। क्योंकि आप लोग इसकी बेस पर ही बताते हो कि कौन सा कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल हो सकता है और कौन सा कंपाउंड वाटर में इनसोल्यूबल होगा। जिस तरह आप लोग एथेनॉल भी कहते हो कि एथेनॉल जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, उसकी रीजन ये है कि इस दौरान हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट पर डोमिनेट करता है। और जिस वक्त हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट पर डोमिनेट करेगा तो सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, वो कंपाउंड वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। और अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट पर डोमिनेट आ जाता है तो उस कंडीशन में वो स्पीशीज वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। अगर आप लोगों के पास ये केस है कि उसके अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, तो वाटर के साथ उसकी इंटरेक्शन हो सकती है
लेकिन उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो वाटर में सोल्यूबल ही हो। वाटर में सोल्यूबल होने के लिए ये कंपलसरी है कि हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक पर डोमिनेट आता हो। अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट पर डोमिनेट आएगा तभी वो वाटर में सोल्यूबल होगा। और अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट पर डोमिनेट आएगा तो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। जहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद फिर हम आगे मजीद पढ़ते हैं। सर जी वाटर तो जो है वो पोलर है जी। तो सर जी नॉन पोलर कैसे इसके साथ मिक्स हो सकता है? मतलब तो सारे हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रोफोबिक क्यों होंगे जो नॉन पोलर है? हाइड्रोफिलिक किस तरह, कोई एग्जांपल से सर बताएं। इस तरह मैंने समझ कहा नहीं आ है रहा। कि सारे सोल्यूबल नहीं होंगे, सिर्फ वो वाले मॉलिक्यूल सोल्यूबल होते हैं जिनमें पोलर पार्ट नॉन पोलर पार्ट पर डोमिनेट आता है। जिस तरह आप लोग मेथानॉल को लेते हो, अब मेथानॉल के केस में आप लोगों के पास हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, और मेथानॉल आप लोगों को पता है वाटर में सोल्यूबल भी है। अब ये इसका पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक है, ये वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट पर डोमिनेट आता है, जिसकी वजह से मेथानॉल वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। इसी तरह अगर आप लोग एथेनॉल की एग्जांपल लेते हो तो एथेनॉल में भी हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, लेकिन उस मॉलिक्यूल या जो एथेनॉल है वो भी वाटर सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी ये वाला पोलर पार्ट जो है वो इस नॉन पोलर पार्ट में डोमिनेट आ जाता है और उसकी वजह से ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। और अगर आप लोग इसकी चेन लेंथ ज्यादा करते जाओगे तो उस कंडीशन में नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, और जितना नॉन पोलर कैरेक्टर ज्यादा होता जाएगा उतने ही नॉन पोलर कैरेक्टर पोलर कैरेक्टर पर डोमिनेट आना शुरू हो जाएगा, और जिस वक्त नॉन पोलर कैरेक्टर पोलर कैरेक्टर पर डोमिनेट आ जाएगा तो उस कंडीशन में वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। जिस तरह कहते हैं ना कि आप लोगों में कंपटीशन होता है और उसकी बेस पर ही आप लोगों का CGPA बनता है। अब एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ने वाला है, दूसरा नहीं पढ़ता है, स्टडी नहीं करता है। अब जो पढ़ने वाला है उसका CGPA अच्छा आता है, दूसरा जो पढ़ता नहीं है उसका CGPA जो है वो लो आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ना पढ़ने वाला स्टूडेंट है जिस वक्त वो भी पढ़ना शुरू कर देता है तो उस कंडीशन में उसका CGPA भी अच्छा आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी इनहांस हो रही है। और एक स्टेज ये भी आ सकती है कि ना पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो इतनी मेहनत करता है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उससे भी अच्छा CGPA हासिल कर लेता है। इसी तरह यहाँ पर मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिफरेंट पार्ट्स हैं पोलर और नॉन पोलर, उन दोनों के दरमियान भी कंपटीशन होता है, और जो कंपटीशन में जीत जाता है मॉलिक्यूल उसका बिहेवियर शो करता है। जी खान साहब। सर अगर हाइड्रोफिलिक डोमिनेट करता है हाइड्रोफोबिक पे तो सोल्यूट जो है वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है वाटर में? अगर ये नॉन पोलर डोमिनेट करेगा OH ग्रुप पर तो उस कंडीशन में वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में मॉलिक्यूल नॉन पोलरिटी प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगर ये पोलर पार्ट जो है वो डोमिनेट करता है नॉन पोलर पर तो उस कंडीशन में वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। जितनी आप लोग इसमें CH2 इंक्रीज करते जाओगे
मॉलिक्यूल की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि नॉन पोलर प्रॉपर्टी जो है, नॉन पोलर की जो प्रॉपर्टी है वो डोमिनेट कर रही है पोलर पार्ट पर, और एक स्टेज पर आती है कि जिस वक्त नॉन पोलर पार्ट जो है वो पोलर पर डोमिनेट आ जाता है, जिसकी वजह से सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में या वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होता है। जी ये चीज क्लियर है? यस जी सर। सर जी आपने भी बोला कि अगर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों मिक्स होंगे तो उसकी कंडीशन बताइए, काइंडली वो बता दें दोबारा। मैंने खानसा दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। सर किंजा, सर मैंने बोला है, आपने भी बताया कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों सेम अमाउंट में मिक्स होंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा? उस कंडीशन में ये पार्शियली सोल्यूबल होगा, पार्शियली इनसोल्यूबल होगा। ओके, थैंक यू। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है कि आप लोगों क्योंकि आप लोगों के पास मोस्टली बायोलॉजी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लॉन्ग चेन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और उनमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट की वजह से वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से वो वाटर को रिपेल करते हैं, यानी कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। वो वाले मॉलिक्यूल जो वाटर में, क्योंकि जिस वक्त हम बॉडी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फेट में सोल्यूबल होते हैं। फेट जो है वो बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन पर कंसिस्ट करता है। तो वो वाले मॉलिक्यूल जो फेट सोल्यूबल होंगे वो नॉन पोलर होंगे, और वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। और वो वाले मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होंगे, वो वाटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और उस वजह से वो वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं। फेट सोल्यूबल की एग्जांपल जो है वो विटामिन ए की है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन सी की एग्जांपल। बाकी इसके बाद जो पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का जो क्लास लेक्चर है, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सर मेरी सर अटेंडेंस रह गई थी, मैं थोड़ा सा लेट आया था, प्लीज सर। चलें, वो नाम सुन लें जो क्लास में एब्सेंट थे, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को ये छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को मोस्टली क्लास जो है वो एब्सेंट होना शुरू हो गई है। अली हसन, बिलाल ताज, सर अटेंडेंस ना आ रही। फरिया शफीक, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, प्रेजेंट सर। हमजा यूब, खालिद हुसैन, Yes, sir. लियाकत, मुबशरा, यस सर प्रेजेंट। Present. मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान,
मोहम्मद शुएब, जी सर। मुनज़्ज़फ़, नासिर सुल्तान, निदा सत्तार, तौकीर अहमद, उस्मान सफदर। प्रेजेंट सर। जी अब आप लोग लीव कर सकते हो। और वो स्टूडेंट हुज़ैफा, यस सर। जो 4 स्टूडेंट जिनका वाइवा रहता है, जी सर। उनको काम कर दो कि उनका वाइवा मंडे को 9:30 बजे वाइवा हो, ठीक है सर जी। और उनका आईडी और नाम लिखकर मुझे मैसेज कर दो। ठीक है सर जी, कर देते। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।